वेलकम टू ऑल ऑफ यू आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन चैनल पर मैं एसके वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। चैप्टर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस समय। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 56 तक कर चुके थे। आज 57 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। जब धारा बहुत निचले स्तर पर होती है तो विद्युत झटके का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धारा यानी कि करंट जब अपने निचले स्तर पर होती है, निचले स्तर पर होने का तात्पर्य यह है कि धारा बहुत ही कम मान की है। तो व्यक्ति को अगर विद्युत झटका लगता है तो उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वह अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा नहीं। जब विद्युत धारा का मान अधिक होगा तब वह अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा। तो ये ऑप्शन 1 गलत है। संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी। संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी ये ऑप्शन हो सकता है। जहां पर वायर टच हुआ है तो धारा का मान क्योंकि बहुत कम है तो हल्की सी आपको जलन महसूस हो सकती है, बाकी झटके आपको नहीं लगेंगे। ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन टिक करने से पहले और ऑप्शंस पढ़ लीजिए। वह अपना होश खो देगा तो ये भी गलत है। होश नहीं खो देगा। त्वचा पर ज्यादा जलन होगी, ज्यादा जलन नहीं होगी क्योंकि करंट का मान बहुत कम है, इसलिए हल्की जलन होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। तब चलिए क्वेश्चन नंबर 58 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। वीडियो पॉज करिए और स्वयं से सॉल्व करिए, बाकी हम आगे बढ़ा रहे हैं। झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए। झटका लगा व्यक्ति यानी कि किसी व्यक्ति को झटका लग गया है, चाहे वह विद्युत झटका लगा हो या कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया हो, गाड़ी मोटरसाइकिल से जा रहा हो तो गिर गया हो, मतलब किसी भी प्रकार की दुर्घटना उसे हुई हो तो तुरंत उसे निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं देना चाहिए। चाय, पानी, कॉफ़ी, ये सभी। देखो जब कोई किसी व्यक्ति को चोट लगती है तब उस दौरान उस व्यक्ति का जो बीपी होता है वह बहुत हाई हो जाता है, धड़कन उसकी अर्थात बढ़ जाती है। उस दौरान में अगर आप कोई पेय पदार्थ देते हैं तो उससे उसको जो है उसकी दिमाग वगैरह की नसें फट सकती हैं, यानी मेडिकली हेल्थ इशू और बढ़ सकता है। इसलिए जो है तुरंत जो है कोई भी पेय पदार्थ उसको नहीं देना है, भले वो पानी मांग रहा हो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति गिरता है, चोट लगती है तो उसको नीड लगता है, मुंह सूखने लगता है, पानी मांगेगा। चाय काफ़ी कुछ दे दो, पानी तो बिल्कुल नहीं देना है। चाय काफ़ी तो थोड़ा रिलैक्स होने के बाद हल्का फुल्का मान लो दे भी सकते हो, लेकिन पानी तो बिल्कुल नहीं देना है। तो ऑप्शन है कि इनमें से क्या पिलाना चाहिए। ना तो चाय पिलानी है, ना पानी पिलाना है, ना ही काफ़ी पिलाना है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, ए सभी। ये आंसर आपका सही है, डी वाला। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। तब चलो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 59 क्या लिखा है। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है। कृत्रिम श्वास क्रिया अर्थात आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की सरलतम विधि कौन सी है। तो श्वसन क्रिया की 3 विधियां हमने पढ़ाई हैं। एक है सिल्वेस्टर विधि, एक है सैफर विधि और एक है मुंह से मुंह में हवा भरना। बाकी कृत्रिम यंत्र के द्वारा जो बताए थे वो तो है ही। ठीक, इनमें से देखिए कि कौन सी सरलतम विधि है। देखो सिल्वेस्टर और सैफर में क्या होता है कि एक में पीठ के बल लेटाया जाता है, एक में पेट के बल लेटाया जाता है, और हाथ को पीछे ले जाते हैं, आगे ले जाते हैं, सीने पर दाब डालते हैं, फिर छोड़ते हैं। ये बहुत प्रभावी नहीं होती है। घंटों घंटों तक इस कृत्रिम श्वसन क्रिया को कराना पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभावी और सरल विधि है मुंह से मुंह में हवा भरना। तुरंत ये प्रभावित है। नाक दबाइए, मुंह से मुंह में हवा भरिए, फेफड़ा फूल गया भाई छोड़ दो, फिर नाक छोड़ दो, मुंह हटा लो और फेफड़े को दबाओ, एक हवा फिर निकल जाए, फिर नाक बंद करो, फिर फूंको। तो यह प्रक्रिया जब करोगे तो उस व्यक्ति की चोट लगे हुए दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की श्वसन क्रिया बहुत ही जल्दी सामान्य हो जाएगी। ठीक ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंह से मुंह में हवा भरना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 60। तब चलो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाया जाता है? तो देखो, सिल्वेस्टर विधि में आराम की स्थिति हमने बताया था कि सिल्वेस्टर और सैफर विधि में कन्फ्यूजन होता है कि किस विधि में कैसे लेटाना चाहिए। तो याद कर लो कि पहली विधि जो आपकी किताब में पढ़ाई गई है वो सिल्वेस्टर विधि है और दूसरी जो पढ़ाई गई है वो सैफर विधि है। तो आराम की स्थिति क्या होती है? पीठ नीचे रहे और पेट ऊपर रहे, ये आराम की स्थिति होती है। तो पहली स्थिति यही पढ़ाई गई है। तो बस यही से दिमाग में सेट कर लीजिए कि पहली स्थिति सिल्वेस्टर जो होती है तो उसमें पीठ के बल आराम वाली स्थिति में हम लोग लेटते हैं, पीठ नीचे रहेगी, पेट ऊपर रहेगा। अर्थात फ्रंट साइड में चोट वगैरह या विद्युत का झटका या जल उल गया है, उस स्थिति में हम लोग जो है पीठ के बल लेटा करके सिल्वेस्टर विधि फॉलो करते हैं। दूसरी विधि अपने आप समझ जाएंगे, सैफर विधि। उसमें पेट के बल लेटा दिया जाएगा और उसके बाद जो है पीठ को दबा दबा करके श्वसन क्रिया कराई जाती है। यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब क्या समझ में आया कि पीठ साइड में छाले हैं और फ्रंट साइड में एकदम ठीक है। तो यानी कि सैफर विधि में थोड़ा तकलीफ वाली स्थिति, ऐसा दिमाग में बैठा लीजिए। और पेट नीचे रहेगा, पीठ ऊपर रहेगा, बस। तो ये भूलेगा नहीं आपको। तो पूछ रहा है कि कौन सी विधि में जो है पीठ के बल लेटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाया जाता है। तो यह विधि कौन सी है? पीठ के बल लेटाया जा रहा है, यानी कि आराम वाली स्थिति में आपको लेटाया जा रहा है। तो आराम वाली स्थिति में क्या है? सबसे पहली विधि कौन सी पढ़ाया? सिल्वेस्टर पढ़ाया, तो आराम वाली विधि है, यानी कि पीठ नीचे रहेगा, पेट ऊपर रहेगा। तो कौन सी विधि? सिल्वेस्टर विधि। टिक मार दीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। तब चलो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 61। क्या लिखा है? विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वास विधि अपनाई जाती है? कहाँ पर छाले होने पर? देखिए क्या लिखा है, पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वसन विधि अपनाई जाती है? तो पीठ पर छाला होगा तो भाई पीठ के बल तो नहीं लेटा पाओगे, लेटाना पड़ेगा आपको पेट के बल, पेट नीचे पीठ ऊपर। ठीक, अब पीठ को जो है ऐसे मतलब पीठ पर हाथ लगा के ऐसे दाबोगे तो फेफड़ा दबेगा, फिर छोड़ोगे तो फेफड़ा फूलेगा। ठीक, तो यानी कि ये स्थिति कौन सी है? थोड़ा तकलीफ वाली स्थिति ना, आराम वाली स्थिति नहीं है। तो तकलीफ वाली स्थिति में क्या बताए थे आपको? सैफर विधि। पहली सिल्वेस्टर जिसमें आराम वाली स्थिति, दूसरी सैफर जिसमें थोड़ा तकलीफ वाली स्थिति। तो पीठ पर छाले हैं यानी कि पेट के बल लेटाना है। तो ये विधि कौन सी है? सैफर विधि। ऑप्शन कौन सा है? बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखा जाए 62। चलो तब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 62। क्या लिखा है? कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि को 1 मिनट में कितनी बार दोहराना चाहिए? तो मैंने बताया है कि सैफर और सिल्वेस्टर दोनों विधियों में जो फेफड़े को पंपिंग कराने की क्रिया है, यानी कि दबाना है, छोड़ना है पीठ या सीने को। जिस विधि में पीठ दबाना है उसमें पीठ दबाओ, और जिस विधि में सीना दबाना है सीने दबाओ। तो 1 मिनट में यह कृत्रिम श्वसन की क्रिया कितनी बार करनी चाहिए? तो 12 से 15 बार दोनों विधियों में करनी है, चाहे सिल्वेस्टर हो और चाहे सैफर हो। 12 से 15 बार जो है आपको दबाना छोड़ना है 1 मिनट में, ये रेशियो रखना है आपको। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। तब चलो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 63 आप लोगों के सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। सोचिए पहली विधि कौन सी बताई थी? सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर विधि का मतलब आराम वाली स्थिति, आराम वाली स्थिति का मतलब पीठ नीचे पेट ऊपर। तो सही लिखा है, सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को पीठ के बल लेटाया जाता है। सही है ना?
कथन नंबर 2, सैफर विधि में भी पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। सैफर विधि का मतलब थोड़ा कठिन वाली स्थिति, थोड़ा मुश्किल वाली, हाँ, तो उसमें क्या रहता है, पेट नीचे रहता है। कथन नंबर 2 गलत लिखा गया है, ठीक ना, तो ये कथन गलत है भाई। अब ऑप्शन पे आ जाओ, कथन 1 सही है, हाँ सही तो है, कथन 2 सही है, गलत। कथन ऑप्शन सी में कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, नहीं ये नहीं होगा। डी, कथन 1 और 2 दोनों गलत है, ये भी नहीं होगा। कथन 1 केवल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 64। चलो क्वेश्चन नंबर 64, क्या करा जाए इसमें, पढ़िए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, मिलान करिए भाई। सूची 1 को पढ़िए पहले। ए, पीड़ित के मुंह से नकली दांत, पान, तंबाकू आदि निकालना। पीड़ित के मुंह से नकली दांत, पान, तंबाकू निकालना, ठीक। तो ये क्या है, इसमें पढ़िए, विद्युत झटके का प्रभाव, कृत्रिम श्वास क्रिया, विद्युत संपर्क में आ गए व्यक्ति को छुड़ाना, प्राथमिक उपचार की एक प्रक्रिया। तो क्या है, प्राथमिक उपचार देने से पहले पढ़ाया गया है आपको कि यदि किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लग गया है तो सर्वप्रथम उसके मुंह में नकली दांत, पान, तंबाकू कुछ भी हो, बीड़ी, सिगरेट के टुकड़ा हो, उसे निकाल के बाहर फेंक दीजिए, मुंह क्लीन कर दीजिए। फिर उसके बाद कृत्रिम श्वसन क्रिया स्टार्ट करना होता है। घाव वाव है तो उस पर पट्टी बांधा जाता है, मक्खी मच्छर ना बैठे, ये सब होता है ना। तो पीड़ित के मुंह से नकली दांत, पान, तंबाकू आदि निकाला किस में आएगा, प्राथमिक उपचार की एक प्रक्रिया, यानी कि इसको आप यहाँ से ऐसे टिक कर दीजिए, मिला दीजिए। दूसरा आप पढ़िए, मेन स्विच को ऑफ करना। मेन स्विच ऑफ करना विद्युत झटके का प्रभाव है, नहीं। कृत्रिम श्वास क्रिया है, नहीं। विद्युत संपर्क में आ गए व्यक्ति को छुड़ाना। जब कोई व्यक्ति विद्युत संपर्क में आ जाता है तो सबसे पहले दौड़ के क्या करना चाहिए, मेन स्विच ऑफ कर देनी चाहिए। तो ये इसका आंसर है, मेन स्विच को ऑफ करना, विद्युत संपर्क में आ गए व्यक्ति को छुड़ाना। बेहोश हो जाना क्या है, विद्युत झटके का प्रभाव है, तो इसका हो जाएगा ये। इसके बाद और कौन सा है, मुंह से मुंह में श्वास भरना क्या है, कृत्रिम श्वास क्रिया है। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। चलो तब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 65, ठीक। क्या लिखा है, यदि किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह में श्वास देना हो तो उपयुक्त विधि है। महिला कारीगर है, ठीक, लेडी वर्कर है और उसको विद्युत झटका लग गया है, उसकी श्वसन क्रिया प्रभावित हो रही है, उसकी श्वसन क्रिया को नॉर्मल करना है। तब आप बताइए, मुंह से मुंह में वाली विधि अगर अपनानी है तब आप क्या करेंगे, यानी कि कंडीशन दिया है कि मुंह से मुंह वाली विधि ही देनी है, फिर क्या करेंगे, महिला के मुंह पर मुंह लगा करके आप फूंक नहीं सकते हैं, ठीक। तब फिर क्या करना है, पहला ऑप्शन पढ़िए, रबर वाल्व का प्रयोग करेंगे, दूसरा है स्वच्छ रुमाल का प्रयोग करेंगे, तीसरा है जल का प्रयोग करेंगे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो रबर वाल्व का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। एक रबर वाल्व उसके मुंह पे लगा लो, उसके बाद उस वाल्व में फूंको जोर से और उस लेडी का फेफड़ा फूलेगा, फिर उसके बाद हटा लो, मुंह हटा लो, फिर सांस बाहर, मतलब हवा बाहर निकल आएगी। देखो ये रबर वाल्व, एक आध एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ, ऐसे आते हैं, ठीक है। इस तरह का रबर वाल्व है, इसको मुंह पर उसके फिट कर दीजिए, उसके बाद जो है अपना मुंह लगा करके इस वाल्व में फूंकिए जोर से और उसका फेफड़े में हवा जाएगी। इस तरह से करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। चलो तब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 66। यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन क्रिया पर सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचारक को, एक मरीज है मुंह से मुंह श्वसन क्रिया पर सही प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है,
अर्थात मुंह से मुंह की श्वसन क्रिया उसे कराई जा रही है, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, यानी कि मामला थोड़ा सा गंभीर है, सीरियस है। तो क्या करना है उस टाइम? पढ़िए, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए, टूटी हुई अस्थियां इधर उधर ढूंढनी चाहिए। भैया महाबकवास ऑप्शन है, काट दो इसको। ऑप्शन नंबर सी, शरीर को कंबल से गर्म रखना चाहिए। नहीं, ये भी नहीं, अभी उसकी सांस ही नहीं चल पा रही है भाई, तुरंत क्या करो। अगला है, नाड़ी और नेत्रों की जांच करनी चाहिए। कर सकते हो तो कर लो ना, लेकिन उन सब से पहले क्या करना है? तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, हो सकता है कि वह व्यक्ति बच जाए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 67। चलो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 67। कोई पीड़ित व्यक्ति के लिए जिसकी छाती और पेट में चोट हो किया जाएगा। कोई पीड़ित व्यक्ति है जिसकी छाती में और पेट में चोट है, यानी कि फ्रंट साइड में चोट है। तो फ्रंट साइड में चोट है तो पेट के बल तो लेटा नहीं सकते हैं, लेटाना पड़ेगा कैसे? पीठ के बल। तो पीठ के बल लेटाने का मतलब हुआ आराम वाली स्थिति। आराम वाली स्थिति का मतलब सिल्वेस्टर विधि, ठीक है। लेकिन इसमें सिल्वेस्टर विधि कोई ऑप्शन है नहीं। ये भी देखिए, शेफर, मुंह से मुंह, मुंह से नाक, और नेल्सन विधि। एक नई विधि देख रहे हैं ना, नेल्सन विधि, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ थ्योरी सेक्शन में। तो नेल्सन विधि में क्या किया जाता है जान लीजिए, यही इसका सही आंसर है, नेल्सन विधि, क्योंकि सिल्वेस्टर ऑप्शन में है नहीं। और शेफर में आप जानते हैं कि शेफर में पेट के बल लेटाया जाता है, अर्थात पीठ में छाले पड़े होते हैं। तो नेल्सन विधि में इन दोनों चीज़ों का, भाई सिल्वेस्टर और शेफर दोनों का मिक्सअप है नेल्सन। अर्थात सर्वप्रथम नेल्सन विधि में क्या करना है कि सर्वप्रथम यह देखना होता है कि व्यक्ति को चोट किधर लगी है। अगर पेट में चोट लगी है, छाती में, पेट में, फ्रंट साइड में चोट लगी है तो उसे पीठ के बल लेटाना है, ठीक। और अगर पीठ में चोट लगी है तो उसे पेट के बल, छाती के बल लेटाना है। माने कि जैसा चोट हो उस हिसाब से आप उसको ट्रीटमेंट दे दीजिए। सिल्वेस्टर और शेफर में क्या था, कंडीशन थी कि इस फ्रंट साइड में चोट लगी हुई है तब उसके लिए जो है आपको सिल्वेस्टर ही लगाना है, और बैक साइड में चोट लगी है तो शेफर लगाना है, उसमें कंडीशन था। लेकिन नेल्सन वाली में कंडीशन नहीं है। नेल्सन विधि में यह है कि चोट जिधर लगी है उसके अपोजिट में व्यक्ति को लेटा लीजिए आप आराम से, उसका नाड़ी वगैरह चेक कर लीजिए, और ऐसे नाक पे हाथ लगा करके देख लीजिए श्वसन वसन चल रहा है कि नहीं, तापमान, टेम्परेचर वगैरह ले लीजिए, और तुरंत ही कृत्रिम श्वसन देना शुरू करिए। उसमें क्या करेंगे, सपोज दैट आप उसको जो है पेट के बल लेटा दिए। मान लीजिए कि पीठ में छाले पड़ गए हैं, तो पेट के बल लेटा दीजिए, हाथों को ऐसे फैला करके फिर मोड़ के उसके ऐसे सर के नीचे से रख दीजिए, ठीक है। अब उसकी व्यक्ति के सिरहाने बैठ जाइए और पीठ पर दोनों हाथों से दबाव डालिए। दोनों हाथों से पीठ पर दबाव डालने के बाद ऐसे आपको दबाव डालना है, ऐसे गिनती गिनना है, 1 2 3, ऐसे 1 2 3 ऐसे बोल करके दबाव डालेंगे। उसके बाद फिर दोनों बाजुओं को उसके पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ के इसको उठाइए, ऐसे फिर बोलिए 4 5 6 ऐसे। माने 1 2 3 में आप यहाँ पीठ पर पीछे दबाव डालिए, उसके बाद अगली कंडीशन में 4 5 6 में या आर्म दोनों पकड़ लीजिए, उसके बाद ऐसे उठाइए 4 5 6 उठाइए, फिर छोड़ दीजिए, फिर दाब डालिए। यह प्रक्रिया नेल्सन में है। यही प्रक्रिया आपको अगर मान लो कि फ्रंट साइड में चोट लगा हुआ है तब आपको क्या करना है, उल्टा लेटाना है, पीठ के बल लेटाना है। यही प्रक्रिया उसमें भी करनी है। फ्रंट में दबाव डालना है, दबाव डाल करके ऐसे बोलना है 1 2 3, दाब देते रहना है, फिर बाजू पकड़ लीजिए और फिर उसके बाद उठाइए उसको 4 5 6 फिर रख दीजिए। ऐसे करना है 10 से 15 बार, 12 से 15 बार, धीरे ऐसे प्रति मिनट की दर से करते रहिए ताकि उसकी श्वसन क्रिया सामान्य हो जाए। समझ में आ गया ना। तो सिल्वेस्टर शेफर में कंडीशन थी, नेल्सन क्या है, उन दोनों कंडीशन में काम करेगा। चलो तो इसमें आंसर जो है आपका नेल्सन वाला होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 68। चलो तब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 68। नीचे दिए गए व्यक्तिगत रक्षक उपकरण का नाम है। नीचे दिए गए व्यक्तिगत रक्षक उपकरण, व्यक्तिगत रक्षक उपकरण का मतलब पीपीई इक्विपमेंट। पीपीई मतलब फुल फॉर्म क्या बताए हम, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत रक्षक उपकरण। अब पूछ रहा है कि नीचे दिए गए व्यक्तिगत रक्षक उपकरण का नाम क्या है। तो अब हम आपको जो है फिगर वहाँ बनाए नहीं, फिगर दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए ऐसे। ये है फिगर, दिख रहा है? नहीं दिख पा रहा सही से, कैसे सही से दिखाऊं? इसको जूम करके दिखा देता हूँ। लो भाई जूम करके, अब देखो, अब दिखा? ये है व्यक्तिगत रक्षक उपकरण। अब बताओ कौन सा है ये, नाम बताना है इसको। देख लियो फिगर, नाम बताओ। देखो इसका एक और दिखाऊं एक फिगर, तो आपको समझ में आएगी बात। ये फिगर देखो, ये क्या है? वेल्डिंग करते टाइम देखे हो ना, जब वेल्डर जो होता है वेल्डिंग करते टाइम अपने मुंह के आगे लगा लेता है इसको ना, तो क्या है ये? अब यही कन्फ्यूजन होता है। बच्चे क्या आंसर करके आएंगे जान रहे हो? जो फिगर में दिखा रहा हूँ उसके हिसाब से बच्चे क्या आंसर करेंगे? बच्चे आंसर करेंगे चेहरे का कवच। चेहरे का कवच नहीं है भाई, वो हैंड स्क्रीन है, हाथ में पकड़ने वाली स्क्रीन है। अब उसको आप अपने आँख के आगे, अपने चेहरे के आगे ऐसे कर लेते हैं और उसमें थोड़ा सा शीशा कटा रहता है, वेल्डिंग कैसे हो रही है देखते रहते हैं। तो वो चेहरे का कवच नहीं है, यही गलती करते हैं लोग, वो हैंड स्क्रीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ये नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। तब चलो भाई देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। अपशिष्ट निदान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? अपशिष्ट निदान विधि मतलब वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। वेस्ट मैनेजमेंट में कचरे का निदान कैसे किया जाता है? एक सूखा कचरा होता है, एक गीला कचरा होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, एक मेडिकल वेस्ट होता है, एक इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एक डोमेस्टिक वेस्ट होता है। ऐसे तमाम तरह के वेस्ट होते हैं और सब के निदान की अलग अलग विधियां होती हैं। पूछा है इसने कि अपशिष्ट निदान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। तब पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग में गर्मी नहीं पैदा होगी। मतलब कोई चीज़ खराब है उसे हम फिर से रिसाइकिल करके उसे पुनः जो है उससे नया सामान बना लेंगे। जैसे प्लास्टिक आइटम्स होते हैं, लोहे के आइटम्स होते हैं, सब कबाड़ में बिक जाते हैं फैक्ट्री में गला करके फिर से नए साँचे में ढाल करके नया आइटम बना दिया जाता है। खाद डालना, कंपोस्टिंग, खाद डालना यानी कि कंपोस्टिंग, इससे जो है गर्मी नहीं पैदा होती है। तीसरा है भस्मीकरण, इंसिनरेशन से गर्मी पैदा होती है। भस्मीकरण का मतलब हुआ जैसे खेत वगैरह में जो पुआल बच जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका निपटान करना पड़ता है। पहले तो लोग काट के ले आते थे घर में और उसका भूसा बना करके जानवरों को खिलाते थे। अभी जानवरों की संख्या कम होती जा रही है तो लोग क्या कर रहे हैं कि खेतों में ही उस पुआल को जला दे रहे हैं, अर्थात उस पुआल का भस्मीकरण कर दे रहे हैं, यानी इंसिनरेशन कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी, गर्मी पैदा होगी इससे। और डी है अपशिष्ट संघनन। तो अपशिष्ट यानी कि वेस्ट का कॉम्पैक्शन करना है, तो अपशिष्ट संघनन से भी जो है आपकी गर्मी पैदा नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 70। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 70 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? धुएं से सुरक्षा, तो धुआं कहाँ नुकसान करेगा? धुआं जो है हमारे नाक के थ्रू जाएगा, हमारे फेफड़ों में भरेगा। ऑक्सीजन की जब आपूर्ति होगी तो फिर क्या, ऑक्सीजन की मतलब कमी हो जाएगी। धुआं आप सांस में लेंगे तो ऑक्सीजन कमी हो जाएगी, हमारे ब्लड को फिर ऑक्सीजन कम मिलेगा, हमारी सांस फूलने लगेगी, तमाम दिक्कतें और होने लगेगी। ठीक है,
तब धुएं से सुरक्षा करने के लिए आपको नाक पर क्या लगाना है, कोई मास्क वगैरह लगा लेना है। ऑप्शन पढ़िए, एप्रन, धुएं से सुरक्षा के लिए आपको जो है एप्रन नहीं पहनना है। एप्रन जो है पहना जाता है जो आगे का कपड़ा गंदा वंदा ना हो, तो खाना वाना जो लोग बनाते हैं, जो कैंटीन वगैरह चलाते हैं, तो अपने सामने इतने ऐसे पहन लेते हैं, तो उनके पानी का और अन्य कोई चीज़ों का छींटा वगैरह नहीं आता है इस पे, इतने पे। हाँ, यहाँ से ऐसे गले में डाल लेते हैं इसे, बस वो एप्रन हो गया। चश्मा जो है आपका आँख की सुरक्षा के लिए होगा, और कान कवच आपका कान की सुरक्षा के लिए होगा, और नाक कवच जो है नाक की सुरक्षा के लिए होगा, ठीक ना। नाक कवच में आपका मास्क भी आएगा, और बस सिंपली मास्क जो है वो आपका नाक कवच का काम करेगा। तो मास्क लगाना चाहिए जो है धुएं से सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तब देखो क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोल रहा है कि वह कौन सी अपशिष्ट निदान विधि है जो ऊर्जा को बचाती है। अपशिष्ट निदान विधि कौन सी है जो ऊर्जा को बचाती है, बताइए। आप बोलो भैया, अपशिष्ट निदान विधि मतलब वेस्ट मैनेजमेंट मेथड कौन सा है जो ऊर्जा को बचाता है। जमीन में भरना भाई, कहीं गड्ढा वगैरह होता है तो शहर का पूरा कचरा ले जाके जमीन में भर देते हैं। दूसरा है पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब हुआ कि जो चीज़ पहले जैसे थी अब यूजलेस हो गई है, उसे फिर से हम रिसाइकिल करके फिर वही चीज़ बना देंगे, ठीक है। भस्मीकरण में है कि आग लगा के जला देना, और खाद डालना मतलब वही कंपोस्ट बना देना, ठीक। तो इसमें जो ऊर्जा बचाने वाली बात है, कुछ मतलब आपको अपने से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो अपशिष्ट निदान की कौन सी विधि है जो ऊर्जा बचाती है। मतलब यह है कि आंसर इसका होगा पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग। इसमें क्या है कि कोई मटेरियल है उसको रीयूज बना दिया गया है, रिसाइकल करके उसे फिर से यूज में बना दिया गया, यानी कि ऊर्जा की एक तरह से बचत हुई। भाई नया मटेरियल बनाते आप, जब नया मटेरियल बनाते तो उसको नया मटेरियल को बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता आपको पड़ेगी, और इधर क्या है कि कम ऊर्जा में आपने जो उसे रिसाइकिल करके फिर से तैयार कर दिया। तो बस आंसर इसका यही होगा, ठीक ना। पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग जो है क्या करती है, हमारी ऊर्जा को बचाती है। भाई मैन पावर भी बचत होती है, नहीं तो एक चीज़ को शुरू से बनाना हो तो उसमें कितनी मैन पावर लगेगी, लेकिन बनी बनाई चीज़ है, बस उससे फिर से रीयूज में लेना है, फिर से यूज करने लायक बनाना है, तो उसमें ज़्यादा मैन पावर नहीं लगती है, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती, खर्चा ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। तब चलो देखो क्वेश्चन नंबर 72 क्या लिखा है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। कर दो मिलान, सूची 2 इधर लिखा ही नहीं हूँ मैं, तो चलो लिख दिया सूची 2। तब सिर की सुरक्षा पढ़िए, उसमें सिर की सुरक्षा के लिए क्या है, गैस रेस्पिरेटर। गैस रेस्पिरेटर का मतलब श्वसन करने के लिए जो गैस सिलेंडर लगाया जाता है। एंकिलेट्स का मतलब होता है एड़ी की सुरक्षा के लिए, एड़ी पैर की जो एड़ी होती है। मफ होता है कान पे लगा दिया जाता है, ऐसे गद्देदार पैड कान पे से। हेयर नेट होता है बालों की सुरक्षा के लिए। तो सिर की सुरक्षा के लिए चलो हेयर नेट, इससे हो गया। दूसरा श्रवण की सुरक्षा मतलब सुनने की सुरक्षा, सुनने के लिए कान पे क्या लगाते हैं, मफ लगा देते हैं, ये हो गया। इसके बाद पैरों की सुरक्षा, पैरों की सुरक्षा में क्या दिया गया, एंकिलेट्स। एंकिलेट्स का मतलब हुआ एड़ियों की सुरक्षा के लिए, चलो ये लगा दिए। फिर श्वसन की सुरक्षा, तो सांस लेने के लिए क्या करना है, गैस सिलेंडर लगा देना है, ठीक ना। चलो हो गया आपका मैच। क्वेश्चन नंबर 73 नेक्स्ट वाला। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला है। 73 आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है। आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है मतलब इमरजेंसी रिएक्शन का कौन सा इसमें प्रकार नहीं, यानी कि कौन सी इसमें ऐसी घटना है जो इमरजेंसी के अंतर्गत नहीं आती है। आग पकड़ना आपातकालीन प्रतिक्रिया है, इमरजेंसी है एक, ठीक है। आग लग गई है कहीं पर भाई, तो ये आती है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक।
दूसरा देखना आपको शक्ति विफलता, मतलब पावर फेलियर हो गई। आप जिस फैक्ट्री में, जिस प्लांट में काम कर रहे हैं, पावर चली गई, माने पावर फेलियर हो गई, तो यह भी एक आपातकालीन प्रतिक्रिया है, ये हो गई। अगला है प्रणाली विफलता, सिस्टम फेल हो गया। कोई सिस्टम था, एक सिस्टम लगा था, जिस सिस्टम से पूरा सारा काम हो रहा था, पूरा सिस्टम फेल हो गया। ठीक है, सी, ये भी नहीं होगा, माने ये सब जो है आपातकालीन प्रतिक्रिया हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका कारीगर विफलता, यानी कि वर्कर है वो काम नहीं कर पा रहा है, तो ये आपातकालीन प्रतिक्रिया में नहीं आता है। आंसर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा अपशिष्ट का स्रोत है? बताओ भाई, सोचो कौन सा अपशिष्ट का स्रोत है? उद्योग से अपशिष्ट निकलता है, 100% निकलता है अपशिष्ट। ठीक है। कृषि से भी अपशिष्ट निकलता है, गोबर हुआ, पुआल हुआ, कूड़ा कर, घास फूस जो होता है। ठीक, चिकित्सालय से भी तमाम मेडिकल वेस्ट निकलते हैं, ग्लव्स हुआ, मास्क हुआ, कटा हुआ मांस का टुकड़ा हुआ, सिरिंज हुई, जो प्लास्टिक की पाइप्स वगैरह लगती हैं श्वसन के लिए, यूरिन का जो बैग लगता है, ऐसे तमाम है मेडिकल वेस्ट में। ठीक, चलो, तो ये भी है अपशिष्ट का स्रोत। तो ये सभी, आंसर आपका होगा डी वाला, ये सभी अपशिष्ट के स्रोत हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किस अपशिष्ट निदान विधि में ऊर्जा की बचत होती है? अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन निकला है 71, यही सेम क्वेश्चन था 71 कि निम्न में से किस अपशिष्ट निदान विधि में ऊर्जा की बचत होती है। तो हमने आपको उसमें बताया था कि पुनर्चक्रण में मटेरियल जैसे आपके पास रहता है उसे रिसाइकिल करके फिर उपयोग में ले लिया जाता है। इसमें पैसा, ऊर्जा, मैन पावर, हर प्रकार की बचत होती है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो अरिहंत प्रकाशन की, अभी 75 के बाद अब क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन खत्म। ठीक, तो अरिहंत प्रकाशन की बुक में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए थे वह समाप्त हो गए। तो आगे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरी कुछ बुक्स से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस निकाल के लाऊंगा, जो कि इस अभी जितना हम पढ़ते हैं इसमें रिपीट नहीं हुए हैं। तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करिए, और यह जो है चैप्टर नंबर 1 अरिहंत प्रकाशन के हिसाब से पूरा क्लोज हो गया है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्लासेज आपको और देंगे, वो दूसरी जगह से ढूंढ के और बुक्स से निकाल करके आपको हम देंगे, जो कि इस बुक में वो क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ठीक है, तो बस इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।